नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान से 100 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1 पर शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। पहले आघात पहुंचाना, फिर आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई थी। तो क्या है शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ? आघात पहुंचाकर उपचार करना है और यह 1990 में अपनाई गई है। फिर दूसरे नंबर पर संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रणेता व्लादिमीर लेनिन थे। संपूर्ण विश्व है उसमें साम्यवाद के प्रणेता कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। तीसरा अति महत्वपूर्ण लेते हैं, समाजवादी गुट के देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। समाजवादी गुट के जो देश हैं उन्हें दूसरी दुनिया के देश के नाम से जाना जाता है। चौथा नंबर है, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला सितंबर 2001 को हुआ था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग अलकायदा द्वारा उड़ा दी गई थी। तो यह हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ था, जो कि 110 मंजिल इमारत थी। फिर आगे देखते हैं, नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। आगे छठवां नंबर है, जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर सन 1989 में तोड़ा गया। कब तोड़ा गया जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को? 9 नवंबर 1989 को तोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, फरवरी 1990 में गोर्बाचेव द्वारा ड्यूमा सोवियत संघ चुनाव हेतु बहुदलीय राजनीति की शुरुआत हुई। तो कब हुई? 1990 में। नेक्स्ट है 8वें नंबर में, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का अंत हो गया। सोवियत संघ का अंत कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को हो गया। चलिए 9वें नंबर पर लेते हैं, आसियान की स्थापना 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों, कौन कौन से 5 हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की थी। किसकी स्थापना? आसियान की स्थापना। चलिए 10वें नंबर पर है, आसियान के प्रमुख स्तंभ सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, सामाजिक संस्कृति हैं। क्या क्या है? सुरक्षा है, समुदाय है, आसियान आर्थिक समुदाय है और सामाजिक संस्कृति है। 11वें नंबर पर है, सार्क का पूरा नाम क्या बोलेंगे? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम बोलेंगे अंग्रेजी में साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। यह सार्क का पूरा नाम है। सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कुल 8 है। 8 देश जो हैं वो सार्क के सदस्य हैं। फिर 12वें नंबर पर है, यूरोपीय संघ की स्थापना सन 1992 में हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। फिर अगला है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। कहाँ पर है आसियान का मुख्यालय? जकार्ता में है। आगे है, डोकलाम प्रकरण 2017 में भारत और चीन 2 देशों के मध्य उत्पन्न हुआ। कौन कौन से देशों के मध्य? भारत और चीन के मध्य। कब? 2017 में। 15वां नंबर है, बाजार स्टॉलिन मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है बाजार स्टॉलिन? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, 31 जनवरी 2020 में ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन की सदस्यता छोड़ दी। 31 जनवरी 2020 में ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन की सदस्यता छोड़ दी, यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी। आगे है, खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई। कौन से देश ने अपनाई खुले द्वार की नीति? चीन ने अपनाई। 18वें नंबर पे है, भारत आसियान का सदस्य 1996 में बना। 1996 में भारत आसियान का सदस्य बना। आगे है, यूरोपीय यूनियन की स्थापना मैस्ट्रिच संधि के परिणाम स्वरूप हुई। कब हुई? मैस्ट्रिच संधि के परिणाम स्वरूप यूरोपीय यूनियन की स्थापना हुई। फिर नेक्स्ट है बच्चों, पूरब की ओर चलो की नीति भारत ने
अपनाई। कौन सी ओर? पूरब की ओर चलो की नीति भारत ने अपनाई। नेक्स्ट है मार्शल योजना का उद्देश्य आर्थिक सहायता है। मार्शल योजना की स्थापना 1948 में हुई। आर्थिक सहायता का उद्देश्य से मार्शल योजना तैयार की गई। यह योजना की स्थापना 1948 में हुई। नेक्स्ट 22 नंबर पर है पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के बीच के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 28 अप्रैल सन 1954 को हस्ताक्षर हुए। कौन से पर? पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर हुए। तो चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण एशियाई विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दक्षिण एशिया जो है वो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें 7 देश प्रमुख हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव शामिल हैं। किसमें? दक्षिण एशियाई देश में। आगे देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जुलाई 1972 में हुआ। कब हुआ शिमला समझौता? जुलाई 1972 में। फिर नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे का 30 वर्षीय समझौता दिसंबर 1996 में संपन्न हुआ। यह समझौता कब हुआ? दिसंबर 1996 में हुआ। नेक्स्ट है सिंधु जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच हुई। किन किन देशों के बीच में हुई? भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है नेपाल 2008 में एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। किस रूप में उभरा? लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। फिर नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। कौन से देश ने सबसे पहले अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? श्रीलंका ने किया। फिर आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कौन कौन से 6 अंग हैं? जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यासी परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। ये 6 अंग हैं। ये सभी 6 अंग हमें याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य व 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कुल मिला के सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष में ये 10 अस्थायी सदस्य बदलते रहते हैं या चुने जाते हैं। 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदस्य हमेशा रहेंगे। कौन कौन से हैं? कुल 5 हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन हैग हैमर सोल्ड का है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन क्यों हुआ? मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, यानी मानवता को मारकर नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें नरक से बचाने के लिए हुआ है। नेक्स्ट 32 नंबर है विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख IMF करता है। विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? IMF करता है। फिर नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर वर्ष हम संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 34 नंबर पर है संयुक्त राष्ट्र का हृदय सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। किसे कहेंगे? सुरक्षा परिषद को। यह संयुक्त राष्ट्र की प्रवर्तक भुजा कहलाती है। सुरक्षा परिषद को हम संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहेंगे और यह संयुक्त राष्ट्र की प्रवर्तक भुजा कहलाती है। नेक्स्ट 35 नंबर पर है प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन का
जन्म हुआ? तो लीग ऑफ नेशन का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। नेक्स्ट है, महासभा को विचारात्मक इकाई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हम महासभा को विचारात्मक इकाई भी कहते हैं। नंबर 37 है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अति महत्वपूर्ण है, यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जाता है, पेरिस में है। फिर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। ध्यान रहे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन में है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट है, विश्व डाक संघ का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। विश्व डाक संघ का कहाँ पर है? बर्न में है, स्विट्जरलैंड में। चलिए 40 नंबर है, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन में है। आगे है 41 नंबर, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरे से आज़ादी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला। कौन सा युद्ध चला द्वितीय युद्ध के बाद? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला। फिर सन 1972 में BWC क्या है? बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन प्रकार के हथियार बनाने पर प्रतिबंध लगा। BWC प्रकार के हथियार बनाने पर प्रतिबंध लगा, जैविक हथियार बनाने पर प्रतिबंध लगा, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट 44 नंबर है, सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि को साल्ट सेकंड नाम से जाना जाता है। कौन सी संधि को? सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि को हम साल्ट सेकंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अणु बम गिराया गया था। तो ये हमें पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी जो दो स्थान हैं जापान के, वहाँ पर अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था। आगे है, हिरोशिमा और नागासाकी में अणु बम अमेरिका देश ने गिराया। तो ये हमें पता रखना है, देश का नाम भी पता रखना है। नेक्स्ट 47 नंबर है, मैग्मा कार्टा का संबंध मानव अधिकार से है। मैग्मा कार्टा का संबंध किससे है? मानव अधिकार से है। फिर नेक्स्ट है, वार्सा संधि पर 1955 में हस्ताक्षर हुए। वार्सा संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? 1955 में हस्ताक्षर हुए। 49 नंबर का है, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार अमेरिका देश में हुआ। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। 50 नंबर पर लेंगे, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं हम मानव अधिकार दिवस? 10 दिसंबर को मनाते हैं। 51 नंबर पर है, विश्व के सभी देशों को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। विश्व की सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। सभी अपनी सुरक्षा करें, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। विश्व के सभी देशों को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, विश्व की सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। फिर 52 नंबर है, CTBT की स्थापना 1996 में हुई। कब हुई CTBT की स्थापना? 1996 में हुई। 53 नंबर पर है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। कब किया था पहला परमाणु परीक्षण? 1974 में। 54 नंबर पर है, कोविड-19 की शुरुआत चीन से हुई। सभी जानते हैं कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई? चीन से हुई। फिर 55 नंबर पर है, रवांडा जनसंहार 1990 में हुआ। कब हुआ रवांडा जनसंहार? 1990 में हुआ। 56 नंबर पर ध्यान देंगे, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन, जिसे हम रियो सम्मेलन कहते हैं या पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित यह सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। कौन सा सम्मेलन है ये? पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर केंद्रित था यह सम्मेलन, जिसे हम रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। 57 नंबर पर है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड CFC और अन्य प्रदूषकों के
बढ़ते स्तर के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में क्रमिक वृद्धि हुई है। ग्रीन हाउस गैसों की संख्या बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मात्रा बढ़ने से। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आगे है पर्यावरण यानी परिधन आवरण, अर्थात वह आवरण जो हमें चारों तरफ से ढके हुए है या प्रभावित करता है उसे हम क्या कहेंगे? पर्यावरण कहते हैं। आगे है विश्व पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक। क्या है प्रमुख कारक? जनसंख्या वृद्धि एवं वनों की कटाई है। यह विश्व में पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि और वनों की कटाई है। आगे देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। ये हमें ध्यान रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। 61 नंबर पर है बच्चों, दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन कर्नाटक राज्य से शुरू हुआ। एपिको आंदोलन कब शुरू हुआ? कर्नाटक राज्य से शुरू हुआ। तो दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? कर्नाटक राज्य से शुरू हुआ। 62 नंबर है ग्रीन हाउस गैस वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने से अवशोषण, अवरक्त किरणों का अवशोषण बढ़ गया है जिसके कारण वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। आगे 63 नंबर है भारत में मूलवासी के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। मूलवासी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता है? आदिवासी शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट 64 नंबर है रियो सम्मेलन 1992 में हुआ। कब हुआ रियो सम्मेलन? 1992 में हुआ। 65 है ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण ओजोन गैस की मात्रा में कमी होना है। किस कारण से ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण क्या है? ओजोन गैस की मात्रा में कमी होना है। यह कैसे हो रही है? CFC जैसे पदार्थों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे पदार्थों के अधिक इस्तेमाल के कारण ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह ओजोन परत पर छिद्र करने का प्रमुख कारण बन रही है। फिर आगे है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम? 5 जून को मनाते हैं। फिर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2021 ईस्वी में पारित हुआ। कब हुआ? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम सन 2021 में पारित हुआ। फिर है चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे चिपको आंदोलन के प्रवर्तक? सुंदरलाल बहुगुणा थे। फिर नेक्स्ट है भारत में बांध विरोधी प्रमुख आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं टिहरी बचाओ आंदोलन थे। तो सबसे प्रमुख बांध विरोधी आंदोलन कौन कौन से थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बचाओ आंदोलन थे। आगे 70 नंबर पर है पेड़ों की कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन चलाया गया था। 71 है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। सबसे ज़्यादा विकसित देश ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट 72 नंबर है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों की सुरक्षा से है। किससे है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध? मानव अधिकारों की सुरक्षा से है। 73 है नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया है। नई आर्थिक नीति में किस किस को शामिल किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को और वैश्वीकरण को शामिल किया गया है। नेक्स्ट 74 नंबर है वैश्वीकरण से सबसे अधिक निर्धन प्रभावित हुए हैं। सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हुए? निर्धन व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। 75 है भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई। 1991 में भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। 76 नंबर संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय नियमों का विस्तार हुआ। किस प्रकार विस्तार हुआ? बहुराष्ट्रीय नियमों का विस्तार हुआ। 77 नंबर पर है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी की प्रमुख भूमिका है। किसकी है प्रमुख भूमिका? प्रौद्योगिकी की प्रमुख भूमिका है।
नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। किसका? विश्व व्यापार संगठन का, मतलब WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 में हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। आगे है बच्चों, व्यापार में विदेशी निवेश छूट करने की नीति को आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। तो किस छूट को बोलेंगे हम? व्यापार में विदेशी निवेश की यदि छूट मिल गई है तो इसे हम आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का अन्य चर्चित नाम भूमंडलीकरण भी है। वैश्वीकरण को हम और क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण भी कहते हैं। 81 नंबर पर है, वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव तकनीकी ज्ञान और पूंजी का विकास हुआ है। क्या सकारात्मक भाव आया है वैश्वीकरण से? तकनीकी ज्ञान बढ़ा है और पूंजी का विकास हुआ है। 82 नंबर है, भारत के किसानों तथा औद्योगिक मजदूरों ने बहुराष्ट्रीय नियमों के निवेश का विरोध किया है। किसानों और औद्योगिक मजदूरों के द्वारा बहुराष्ट्रीय नियमों के प्रवेश का विरोध किया गया है। 83 नंबर पर है, नई आर्थिक नीति की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। कौन से प्रधानमंत्री थे? PV नरसिम्हा राव थे। फिर भाग 2 के प्रश्नों पर चलते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये हमें ध्यान रखना है। फिर है, भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य मणिपुर है जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाकर चुनाव कराए गए। कौन सा है वह राज्य? मणिपुर है, जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाकर चुनाव कराए गए थे। फिर 87 नंबर पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सुना होगा आपने बच्चों, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को हुई। आगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित है या टेस्टी विद डेस्टिनी के नाम से भाषण दिया था। कौन सा भाषण दिया था? पहला भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित है या टेस्टी विद डेस्टिनी के नाम से भाषण दिया था। फिर नेक्स्ट है, भारत में चलो इसको वर्तमान कर देते हैं। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह ध्यान रखना है, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर 91 में देखते हैं, 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? 1953 में हुआ, जिसका कार्य राज्यों में सीमांकन के मामलों पर ध्यान देना था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 1953 में और इसका प्रमुख कार्य क्या था? राज्यों में सीमांकन के मामले पर ध्यान देना था। फिर आगे है, हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था। क्या कहते थे? हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था। नेक्स्ट 93 नंबर है, मेघालय राज्य का गठन सन 1972 में हुआ। मेघालय राज्य का कब हुआ? 1972 में हुआ। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में हुई। तो गांधी जी की हत्या कब हुई? नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई, 30 जनवरी 1948 को हुई। 95 नंबर पर है, रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को ईस्टमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को ईस्टमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। चलिए 96 नंबर लेते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है। इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग को क्या किया गया? योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक
के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और इसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है बच्चों नीति आयोग का मुख्यालय? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट 97 नंबर है, योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है जिसका प्रमुख उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना था। योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं 98 नंबर का, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलाप के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन कहलाता है। तो भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलाप के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन कहलाता है। चलिए बच्चों 99 नंबर पर ले लेते हैं, हरित क्रांति के बारे में है यह। हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। 100 नंबर पर लेते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 101 नंबर पर प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 ईस्वी थी। 102 नंबर पर है, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ 1952 में हुआ था। कब हुआ था सामुदायिक विकास योजना का आरंभ? 1952 में। नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। क्या उद्देश्य था पांचवी पंचवर्षीय योजना का? आत्मनिर्भरता। 104 नंबर पर है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम पीछे जान चुके हैं भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 105 नंबर पर लेते हैं, नियोजन के विषय में नीति निर्धारण राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। नीति निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। 106 नंबर पर है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन उद्योग में तीव्र विकास से है। मत्स्य पालन उद्योग में तीव्र वृद्धि नीली क्रांति कहलाती है। 107 है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। आगे 108 नंबर है, भारत की विदेश नीति सत्य और न्याय पर आधारित है। कैसी है भारत की विदेश नीति? सत्य और न्याय पर आधारित है, जो मानवता के हित में है। ऐसा कार्य जो मानवता के हित में हो, ऐसे सत्य और न्याय पर आधारित हमारे देश की नीति है। 109 नंबर है, गुट निरपेक्षता की नीति से तात्पर्य है किसी भी ग्रुप का सदस्य ना होना, किसी भी गुट के प्रति निरपेक्ष होना, उसका सदस्य ना होना। इस नीति का पालन करने वाले राष्ट्र एक और गुटबाजी की विश्व राजनीति से अलग रहते हैं और वहीं दूसरी ओर विश्व शांति और सुरक्षा की प्रगति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद भी करते हैं। गुट निरपेक्ष तो रहते ही हैं, साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद भी करते हैं। 110 नंबर पर है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। फिर 111 नंबर पर है, भारत सरकार ने तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए विश्व राजनीति में अहम भूमिका का निर्वहन किया है। तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए। आगे है, भारत चीन युद्ध भारत चीन सीमा विवाद के रूप में जाना जाता है। यह युद्ध 1962 में हुआ था। 113 नंबर पर है, कारगिल युद्ध जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है कारगिल युद्ध। 114 नंबर पर है, भारत और चीन के बीच समझौता पंचशील का सिद्धांत 29 अप्रैल सन 1954 में प्रतिपादित
किया गया था। 115 नंबर पर लेते हैं बच्चों। 2 से 3 जुलाई 1972 की रात को शिमला समझौता हुआ। रात्रि में यह शिमला समझौता हुआ। यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। कब हुआ था? 2 से 3 जुलाई की रात्रि में 1972 में। ताशकंद समझौता के बारे में जानते हैं। ताशकंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के उपरांत 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद सोवियत संघ वर्तमान में उज्बेकिस्तान में ताशकंद समझौता हुआ था। आगे 117 है। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। कब हुआ था प्रथम परमाणु परीक्षण? 1974 में हुआ था। 118वां नंबर है। लोकतांत्रिक व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें समस्त नागरिकों को मौलिक अधिकार, विकास के समान अवसर एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो। क्या क्या प्राप्त हो? लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या क्या प्राप्त होना जरूरी है? मौलिक अधिकार, विकास के समान अवसर एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तब हम ऐसी स्थिति में कहेंगे कि यह एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था न्याय विश्व बंधुत्व पर आधारित है, जो लोकतंत्र का आधार है। न्याय होना चाहिए, विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, ऐसा देश लोकतांत्रिक देश होता है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात की थी। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। आगे देखते हैं बच्चों। एक आत्म मानवतावादी विचारक दीनदयाल उपाध्याय थे। दीनदयाल उपाध्याय क्या थे? एक आत्म मानवतावादी विचारक थे। आपातकाल के दौरान डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूं का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था यह नारा? जयप्रकाश नारायण ने। 123 नंबर का है। क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपने विशिष्ट धर्म, संस्कृति, विशेषताओं आदि के आधार पर की जाने वाली विशिष्ट मांग को क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहा जाता है। जो मांग क्षेत्र विशेष के लिए होती है, ऐसी मांग को हम क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहते हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रमुख कारण धार्मिक विभिन्नता, अलग अलग धर्मों की अलग अलग विभिन्नता है, सांस्कृतिक विभिन्नता, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, और राजनीतिक विभिन्नता है। तो धार्मिक विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता और राजनीतिक विभिन्नता के कारण क्षेत्रीय आकांक्षाओं का जन्म होता है। 125 नंबर पर है। 1980 में अपराधियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए सैन्य कार्यवाही की गई। इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया। क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार? 1990 में स्वर्ण मंदिर में घुसे अपराधियों को बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन चला उसे हम बोलेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार। 126 नंबर पर है। 1979 में असम के छात्र संगठन ने बाहरी लोगों के विरोध में AASU आंदोलन चलाया। यह आंदोलन 1985 में असम समझौते के साथ समाप्त हुआ। 1979 में आंदोलन की शुरुआत हुई और 1985 में असम में इसका समझौता हुआ। असम समझौते के रूप में यह मामला समाप्त हुआ। 127 नंबर पर देखते हैं। गठबंधन सरकार से तात्पर्य कई दलों की मिलीजुली सरकार से है। कैसी सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है? जिसमें कई दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं, बहुमत साबित करते हैं। केंद्र में पहली गठबंधन सरकार 1977 में बनी थी। 128 नंबर है। NDA का गठन 1998 में हुआ। भाजपा इस गठबंधन का नेतृत्व करती है। NDA गठबंधन का नेतृत्व कौन करती है? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। 129 नंबर पर है। UPA का गठन 2004 में किया गया। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस सरकार करती है। 130 नंबर का है। PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार ने देश में
नई आर्थिक नीति लागू की, जिसे बाद में आने वाली सभी सरकारों ने जारी रखा। इसमें अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया। तो बच्चों, आज की राजनीति शास्त्र से संबंधित यह क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।